समाज एक पुरुष को चरित्रहीन बताता है, परंतु क्या वास्तव में किसे चरित्रहीन कहा जा सकता है, यह तय करना आसान है। चचेरी बहन जब बीरू मामा को समझाने जाती है, तो वह भी समझ नहीं पाती कि वास्तव में चरित्रहीन उसका भाई है या वह समाज जो एक अनाथ, विधवा, बूढ़ी महिला को सम्मान की जिंदगी गुजारने का अधिकार भी नहीं देता। आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है कि वास्तव में हमें किसी को चरित्रहीन कहने का अधिकार भी है या नहीं। यह कहानी बांग्ला साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका आशा पूर्णदेवी की है। तो कहानी इस प्रकार है। मैं सुनकर हैरान रह गया और बोला, अभी तक इस उम्र में भी? क्या सचमुच मनुष्य की वासना का अंत नहीं है? असंयम की सीमा नहीं? क्या चरित्रहीन व्यक्ति इतना निर्लज्ज हो जाता है? मन ही मन उम्र का एक मोटा हिसाब लगाकर मैंने पाया कि बीरू मामा की उम्र लगभग 70 के करीब है। वही बीरू मामा अभी तक। आश्चर्य की बात है। विदेश में रहता हूँ, कभी कभार कोलकाता आता हूँ, वह भी छोटी मोटी छुट्टियों में। नज़दीकी रिश्तेदारों के कुशल समाचार लेने का ही समय नहीं बच पाता, तो ममेरे चचेरे का क्या कहना। बीरू मामा अब तक जिंदा हैं और इस धरती का अन्न फाके जा रहे हैं, इतना भी तो मालूम नहीं था। और समाचार तो दूर की बात। बीरू मामा के बेटे नीतू भैया आज मेरी माँ के पास अपना दुखड़ा रोने आए, तभी पता चला और जानकर हैरान रह गया। सोचा, चरित्रहीन हो जाने से क्या इतना निर्लज्ज हो जाता है आदमी। बचपन से सुनता आया हूँ कि बीरू मामा का चरित्र ठीक नहीं, बीवी बच्चों के होते हुए भी एक और उपसर्ग है इत्यादि। और वह उपसर्ग भी और कहीं की नहीं, अपने गांव की ही है। आंधी, पानी, वज्रपात हो, दुनिया ही उलट जाए, तो भी प्रति रविवार को बीरू मामा गांव जाते ही हैं। वह आकर्षण जन्मभूमि का नहीं, बुआ चाचा का भी नहीं, उसी बेशर्म औरत का है। तब हम बच्चे थे, इस कारण हमारे कान बचाकर बातें की जाती थी, ऐसा याद नहीं आता। इसलिए कि तभी हमें पता चल गया था कि बीरू मामा बुरे आदमी हैं। मगर वह आज की बात थोड़े ही है। इतने वर्षों बाद फिर वही बात कानों में आई कि बीरू मामा उस बेशर्म औरत से नहीं, अब इस बुढ़ापे में हफ्ते हफ्ते गांव जाने का कष्ट सहन नहीं होता, इसीलिए गांव के मकान में ही बस गए हैं बीरू मामा। बेटे उन्हें कोलकाता लाने के लिए मिन्नतें किए जा रहे हैं, मगर टस से मस नहीं हो रहे हैं बे। उनके बहानों की भी कोई कमी नहीं है, दिमाग बिल्कुल साफ है। बहाना यही लगाते हैं कि इस बुढ़ापे में कोलकाता के किराए के घर में रहने को तैयार नहीं हैं वे। उदंड शरारती पोते पोतियों का शोर शराबा और रात दिन भाभी के झगड़े किचकिच से भी नफरत है उन्हें। इसके अतिरिक्त उन्होंने बेटों से पूछा भी है, ला सकोगे वह सब कुछ जो मेरी सेहत ठीक रखने के लिए ज़रूरी है? क्या जवाब देंगे उनके बेटे? हामी भरे तो किस भरोसे पर? उम्र बढ़ गई है, इस कारण स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन्हें बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन्हें प्रतिदिन एक सेर शुद्ध दूध भात के साथ, प्रतिदिन छटाक भर गाय के दूध की मलाई से निकाला हुआ शुद्ध घी, दोनों समय खेत से ताज़ा निकाली गई साग सब्जियां, ताज़ा चारा, मछली की रसेदार तरकारी और चटनी। इसके ऊपर से भी जितना भी हो, यह तो आवश्यक ही है। इसी तरह नियम से रहेंगे तो और 15-20 साल हंस खेल कर जी लेंगे, ऐसा ही सोचते हैं बीरू मामा, और जीना भी चाहते हैं वे। पैसे फेंकने से भी कोलकाता में ये सब मिल सकता है क्या? हालांकि गांव में भी अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ तो है ही। बहुत ना सही, थोड़ा बहुत मिल ही जाता है कोशिश करने से। मगर वह कोशिश करे कौन? और कौन? नीतू भैया नाराज़गी दिखाकर बोले, बस वही, हम लोगों ने तो एक तरह से जाना ही छोड़ दिया है। बस
महीने का खर्चा रुपया और जो उनकी फरमाइशें रहती हैं लेकर महीने में एक बार पहुंचा देते हैं। मेरी माँ बोल पड़ी, पैसे क्यों नहीं बंद कर देता? फिर कैसे चुपचाप वापस नहीं लौटते, मैं भी देखती हूँ। निराश भाव से नीतू भैया बोले, यह कैसे हो सकता है? माँ फिर प्रोत्साहित होकर बोली, हो क्यों नहीं सकता? कहना हम साधारण लोग हैं, हर महीने नकद रुपए निकाल कर कहाँ से देंगे? साथ मिलकर रहो, खाओ पियो बस। नीतू भैया बोले, फिर तो तुम ही लोग कहोगे कि कपूत बेटे हैं, बूढ़े बाप को खाना तक नहीं देते। इस पर माँ बोली, कोई नहीं कहेगा। बाप जब बाप जैसा हो तो बेटे सर पर बिठाकर रखेंगे। बाप बेइज्जती के काम करे तो कोई क्या इज्जत करे? नीतू भैया उदास होकर बोले, यह कौन समझेगा? बल्कि सभी समझेंगे, बहुएं अपने बूढ़े ससुर के झमेले उठाना नहीं चाहती, तभी बेटों ने बाप को वनवास दे दिया है। उस पर से पैसे बंद करना क्या ये ठीक है? माँ बोली, मगर इतना बढ़ कब गया? यह बीमारी थी बराबर ही मालूम था। सुशीला दीदी तो गांव के रिश्ते में हमारी बहन लगती हैं, देखती रही बराबर। लोग हंसी तमाशा भी करते थे, मगर इतनी बेशर्मी तो नहीं थी। बीरू भैया हर रविवार गांव जाते, भेंट मुलाकात बातचीत करते थे, इतना ही। हाँ, मगर हर महीने सुशीला दीदी को खर्चा दिया करते थे। थोड़े कौतूहल के साथ मैंने पूछा, अच्छा, उन दिनों तुम्हारे गांव का समाज यह सब चलने देता था? सुशीला दी के माता पिता नाराज नहीं होते थे? माँ बोली, माँ बाप गए भाड़ में। होश संभालने के पहले ही सब खोकर चाचा चाची के परिवार में भर्ती हो गई थी। बचपन में तो चाची ताने देकर कहा करती थी, काम की ना काज की, 100 मन अनाज की, नहीं मिलेगा खाना। छोटा सा मुंह लेकर लोगों के दरवाजे पर खड़ी होती थी। तरस खाकर लोग मुट्ठी भर खाने को दे देते थे। सभी तो कहीं ना कहीं से रिश्ते में ही लगते थे। मैंने पूछा, और ससुराल? वहाँ भी यही हाल, जैसा फूटा नसीब। एक लड़का देखकर चाचा चाची ने ब्याह कर विदा तो कर दिया था। 6 महीने में ही उसे खत्म कर फिर चाचा के सर पर सवार हो गई। उन्हें भी क्यों पसंद हो, रोज खिटपिट चलती। उसी सिलसिले में बीरू मामा का दिल पिघल गया। बोले, केवल एक मुट्ठी भात के लिए इतना लांछन? मैं दूंगा सुशीला के खाने का खर्चा। तब अच्छा कमा लेता था, मर्चेंट ऑफिस में बड़ा बाबू था, दया दिखाने की क्षमता भी रखता था। बस यही दया दिखाना ही आफत बन गया। सुशीला दी एकदम पिघल गई। मेल जोल बढ़ गया। चाचा ने विधवा लड़की के रीत चरित्र को देखकर धक्के देकर घर से निकाल दिया। सुनी हुई बात है यह सब, ठीक से याद नहीं, मगर हम लोगों ने सुशीला दी को अपने बाप की टूटी झोपड़ी में रहते, बीरू मामा के पैसे से अपना पेट पालते और गांव भर के लिए काम करते देखा है। तगड़ी जान है, जिसे जरूरत पड़ी वही पुकारता सुशीला, मगर इस बात में इतनी लापरवाह। नीतू भैया बीच में टोक कर बोले, इतना बढ़ गया माँ की मौत के बाद। माँ चल बसी, बाबूजी की भी नौकरी चली गई। नौकरी चली गई? हाँ, ऑफिस में नया फैशन हुआ, बूढ़ों को निकालो। जबकि उस 60 वर्ष की उम्र में भी 2 जवान आदमी के बराबर मेहनत कर सकते थे वह। खैर, नौकरी तो गई और जाते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया, दफ्तर जाता था तो दिन कट जाता था, अब इतनी कसमकस भीड़ में नहीं रह पाऊंगा। हम लोगों ने सोचा, बुरा ही क्या है, बहुएं तो दिन रात बाबूजी ने यह कहा, बाबूजी ने वह कहा कहकर बखेड़ा खड़ा करती ही रहती थी। गांव में रह जाएंगे तो दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। चारों भाई 15 रुपए के हिसाब से देंगे, अपना खाना वह खुद पका लेंगे, पुराने नौकर का बेटा कामकाज कर देगा। यही व्यवस्था की गई। बाबूजी को भी बड़ा उत्साह, बड़ा जोश आया। तब हमें क्या पता ये सब बेशर्मी होगी। अगले महीने ही जाकर देखा चौके से सुशीला बुआ, जरा सोचिए देखकर मन की क्या दशा हुई होगी। यह सब बराबर से मालूम तो था, पर एकदम इस तरह खुलकर सफाई दी गई। इन्हें भी स्वयं पकाकर खाने की तकलीफ हो रही थी। उनका भी घर टूट कर गिर गया था, रहने की तकलीफ हो रही थी, इसीलिए
माँ क्रोधित स्वर में बोली, तुम लोगों ने कहा नहीं कुछ भी। नीतू भैया बोले, क्या कहें बताइए। उन्हें शर्म ना हो, हमें तो है। जैसे कुछ पता नहीं चला ऐसा बहाना कर कर लौट आए। अब भी जाते हैं, एक शाम रहकर खाना खाकर लौट आते हैं। मगर देखिए इस महंगाई के ज़माने में घर से 60 रुपए निकल जाना। मैं समझ गया नीतू भैया के कष्ट का मूल कारण क्या है। इसके बाद नीतू भैया और माँ के बीच जोरदार आलोचना शुरू हुई। किस तरह इस अवैध कांड को जड़ से निर्मूल खत्म किया जाए। ऐसा तय हुआ कि माँ एक बार स्वयं मुआयना करने जाएगी और सारी मुसीबत की जड़ को खली खोटी सुनाकर बीरू मामा को धिक्कार देकर वह बात समझा कर छोड़ेगी कि समाज में रहकर यह सब असामाजिक बातें ना करें। कहे कि इस पाप को विदा ना कर दे तो बेटे महीने का खर्चा देना बंद कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे भला। तुम बाप होकर अगर समाज में उन्हें मुंह दिखाने का रास्ता बंद कर दो तो अगर वे पैसे बंद कर दें तो इसमें अपराध ही क्या है। मैंने कहा, तुम क्यों दूसरों के मामले में टांग अड़ाती हो माँ। जिसकी जो मर्जी है वो करे, तुम्हें क्या पड़ी है। माँ ने धिक्कार देकर मुझे चुप करा दिया। बोली, तू कहता क्या है, मुझे क्या पड़ी है। वह घर मेरे बाप दादा का नहीं है। वहाँ बैठकर जिसकी जो मर्जी कर ले। मर्द है, बाहर जो करना है कर ले, मगर घर में दुष्कर्म नहीं चलेगा। शर्म लिहाज छोड़कर मैं बोला, दुष्कर्म और क्या, उम्र का तो कोई हिसाब ही नहीं लगता। माँ झुकी नहीं, बोली, तू चुप कर बोलू, उन्हें उम्र का ख्याल है क्या। सही बात यह है कि मैं बीरू भैया को जाकर समझा दूंगी कि बाप दादा के घर बैठकर यह सब अनाचार नहीं चलेगा। शर्म हया नहीं है क्या। अपने बच्चों के आगे सर उठाकर देखने का डर नहीं है क्या। झाड़ू मारती हूँ ऐसी प्रवृत्ति को। अंत में मेरे ही ऊपर सवार होकर माँ ने बरुईपुर की यात्रा की। नीतू भैया नहीं जाएंगे, ऐसे में बच्चों का सामना नहीं होना ही अच्छा रहेगा। किया ही क्या जाए। मुझे भी कौतूहल हो रहा था कि 70 वर्ष के उस प्रेमी पुरुष को देखने का। देखा भी, और देखकर पहले ऐसा ही लगा, क्या सचमुच चरित्रहीन हो जाने से आदमी इतना बेशर्म हो जाता है। सुदीर्घ तेज दीप्त चेहरा, आंखों में प्रसन्नता की झलक, लज्जा संकोच दुविधा, इन चीज़ों का लेस मात्र नहीं, एकदम मुक्त पुरुष जैसे लगे। माँ को देखकर यंग मैन की तरह चहचहा उठे। अरे कौन है रे, बुलबुली है ना। बात क्या है, तू कहाँ से। इतने दिनों बाद देख रहा हूँ। बाप दादा का घर याद है अभी तक। कोई नहीं आता है, जानती है बुलबुली। कोई अब गांव नहीं आता, गांव में अंधेरा छाया है। माँ तो इसी मौके पर कह सकती थी, क्यों, तुम तो छाए हो गांव परिवार वंश सब पर उजाला बनकर। नहीं तो यह भी कह सकती थी, कोई आए भी तो किस खुशी में। तुम्हारे जैसे कुल दीपक जहाँ बस रहे हों वहाँ कौन आए। कह पाती तो बात आगे बढ़ जाती, मगर कहा नहीं। पता नहीं कहा नहीं या कह नहीं पाई। बड़े दिनों का भूला हुआ बुलबुली नाम कानों के भीतर जाकर शायद स्वर में आवेग भर गया। बस देखने को इतना मिला कि माँ ने झुककर पूरे कायदे से ही प्रणाम किया बीरू मामा को। तब तक एक बार फिर बीरू मामा शोर मचा रहे। अरे सुशीला, क्या फालतू के काम लेकर चौके में बैठी हो। आकर देख तो सही कौन आया है। बुलबुली, हमारे मंझले चाचा की बेटी बुलबुली कैसी अच्छी भली गृहिणी बन गई है। यही तेरा बड़ा बेटा है ना, कितना छोटा सा देखा था इसे। करता क्या है रे। जवाब की अपेक्षा किए बिना ही प्रश्न पूछते गए बीरू मामा और एकदम भाग दौड़ करने लगे। यह खुशी आंतरिक है, यह समझ में आया उनकी चंचलता से ही। फिर पुकार उठे, ओ सुशीला, कान बंद कर रखे हैं क्या। अब तक सुशीला आकर खड़ी हो गई थी। यही है सुशीला, हैरान होकर देखता रह गया मैं। इन्हीं के लिए एक आदमी युगों से परिवार में अशांति झेल रहा है, समाज से इतनी बदनामी ले रहा है, अर्थ सामर्थ्य जुटा रहा है, और अब जीवन के किनारे आकर भी सगे संबंधी, बच्चे, पड़ोसी सबके आगे सर झुका रहा है। सांवली, पतली, लंबी सी एक बूढ़ी औरत
बाल छटे हुए, सामने के 2 दांत गायब। उसी पोपले चेहरे से हंसकर माँ से कहा उन्होंने, तू तो बेटे के पास विदेश में रहती है ना, कब आई? ओ माँ, यही बेटा है क्या? बीलू या कुछ नाम था बचपन में। बीलू नहीं, बोलू। अरे इतना सब याद है तुम्हें सुशीला दी, कहकर आराम से जिस पाप को झाड़ू मारकर विदा करने का दृढ़ संकल्प लेकर आ धमकी थी, उसी पाप के चरणों में माथा टेक दिया माँ ने। रहने दे, आ बैठ, रहेगी ना थोड़े दिन? सुशीला दी बोली। माँ ने अफसोस किया, नहीं रहूं तो कैसे, बेटे की छुट्टियां तो गिनी चुनी हैं। शायद और भी कुछ कहती, मगर तब तक बीरू मामा ने हंगामा कर दिया। अच्छा अच्छा, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले इनके हाथ मुंह धोने का इंतजाम कर दे। एक बार बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम नहीं। जानती है बुलबुली, तेरी ये सुशीला दी आज तुझे रात को सोने नहीं देगी। देखना, तुझे गांव के इस 30 वर्षों की सारी बातें बताकर छोड़ेगी। खबर भी तो रखती है सबकी। आतिथ्य सत्कार के लिए तत्पर हो उठे बीरू मामा। किसी का कहना नहीं माने, चिलचिलाती धूप में खुद गए मिठाई खरीदने। कहीं किसी मछुआरिन को बोल आए, जैसे भी हो कुछ मछली का इंतजाम करके आए। और लौटते ही सुशीला के पीछे पड़ गए। तुझे हो क्या गया है रे? 2 आदमी का भोजन पकाने में बुढ़ी हो गई तू? हम जितना भी परेशान होने को मना करते रहे, उतना ही परेशान होते गए। यह घूस थी या फिर अभिनय? मगर माँ को क्या हो गया था? क्या वह भी अभिनय कर रही थी? मैं देख रहा था और हैरान हो रहा था। मज़ेदार बात यह है कि एक बार भी माँ मेरी तरफ नज़र नहीं कर रही थी। सुनाई दे रहा था, चौके में जमकर बातें हो रही थीं। शायद उन्हीं 30 वर्षों का इतिहास वर्णित हो रहा था। कितने अनजाने नाम कानों में गूंज रहे थे। सोच रहा था कितने आश्चर्य की बात है, इतने लंबे अरसे तक भारत के दूसरे छोर पर बिताकर भी माँ ने मन के भीतर बारुईपुर के प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षित कर रखा था। इन 30 वर्षों में मैं ना सही, माँ एक आध बार आ चुकी है। उसी का उल्लेख है माँ की बातों में। उस बार जब आई थी सुशीला दी, बाप रे, घर देखकर तो रोना ही आ गया था। आंगन में जंगल, दीवारें पलस्तर झरे हुए थे और चूहों के उपद्रव से घर दलान सब तहस नहस। चौके में दोनों चूल्हे जैसे मुंह के बल गिरे पड़े हों। तुलसी का पौधा सूख कर कांठ बन गया था। भयंकर दृश्य था। इस पर आकर दिल को चैन मिला। वही पुराना घर, मगर इतना साफ कि सिंदूर भी गिरे तो उठा लो। शुरू से ही मेहनती जो हो तुम। क्या सुशीला दी को कोई मंत्र आता है, वशीकरण मंत्र? क्या उसी मंत्र के सहारे ही बीरू मामा को? मैंने सोचा। मगर बीरू मामा ने मंत्र के गुणों की बात नहीं की, बात की हाथ के गुणों की। मुझे साथ लेकर खाने बैठे। वहीं उनका मलाई से निकला हुआ घी, घर की गाय के दूध की खीर, तालाब से पकड़ी मछली की तरकारी, बाग से तोड़कर लाई हुई सब्जियां, चटनी, सारे व्यंजन के साथ। और मुझसे 3 गुना अधिक चट कर गए। फिर उंगली चाटते चाटते प्रसन्नचित्त होकर अपनी छोटी बहन की ओर देखकर बोले, हाथ के जादू से समझी बुलबुली? सुशीला के हाथ के जादू से साग भी अमृत लगता है। जो कुछ पकाती है वही अमृत हो जाता है। उसके हाथ का पकाया भोजन खाने से बीमारी दूर भाग जाती है, आयु बढ़ जाती है। मुझे ही देख लो, मैं 68 वर्ष पार करने चला हूँ, लेकिन देख कर लगता है क्या? माँ हंस पड़ी और बोली, सो तो नहीं लगता। बीरू मामा प्रोत्साहित होकर बोलने लगे, तभी तो घर बार ठीक से बनवा लिया है मैंने। बिना परेशानी के और 20 साल जिंदा रहूँगा, देख लेना। बीरू मामा को जीने की इतनी चाहत क्यों है? लगता है इसी चाहत के बल पर अभी काफ़ी दिन जिंदा रहेंगे वह। मगर किसी भी तरह यह आदमी पापी, शैतान, दुष्चरित या अपवित्र क्यों नहीं लग रहा? ऐसा सोचने को जी भी नहीं करता है। क्या माँ की भी यही मन स्थिति है? तभी तो बीरू मामा की बात सुनकर हंसकर बोली, मुझे देखने को मत ही कहो बीरू भैया, देखना हो तो ऊपर से देख लूँगी। तुम औरतों का तो बस एक ही राग है, अब क्या जीना,
जी कर क्या करना, क्यों भाई। मगर बातों ही बातों में दिन ढलने लगा। अच्छा सुशीला, तेरी अकल को क्या हो गया है? तुझे तो सारे सारे दिन भूख नहीं लगती है। ये शहरी लोग हैं, समय पर खाने की आदत है। लो साथ में खुद भी थोड़ा बहुत निकल जाओ, और देर करने की ज़रूरत नहीं है। चलो बोलू, हम लोग बैठक में जाकर बैठते हैं। 2 कदम जाकर फिर ठिठक कर रुक गए बीरू मामा। बोले, अपने लिए कुछ रखा है बचाकर? यह सारा भोजन भी हमें ही दे दिया तूने। जब से आया था बीरू मामा की चीख पुकार ही सुनी थी। सुशीला दीदी के साथ उन्हें बात करते पहली बार सुना। शांत गंभीर स्वर में सुशीला दी बोली, तुम जाते हो बैठक में? हाँ हाँ जाता हूँ, कहकर जल्दी से मुझे भगा कर ले आए बीरू मामा। लौटते समय ट्रेन में चढ़कर मैंने कहा, यह क्या हुआ माँ? मैके से निकलकर माँ का मन उदास था। उसी स्वर में बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, नीतू भैया को जाकर क्या कहोगी? माँ बोली, कहूँगी क्या? अपनी आदत के अनुसार अचानक उत्तेजित होकर बोली, कहूँगी क्यों? बीरू भैया गांव से हिलेंगे? इतना आदर, उनकी इतनी सेवा और कौन करेगा इस दुनिया में? माँ कुछ अलग ही राग अलापने लगी। माँ और भी उदास होकर बोली, तो क्या करूँ, हमेशा एक ही राग बजाती रहूँ? नीतू भैया कहेंगे तुमने घूस ली है। मैंने बोला। माँ बोली, ओह, कहेगा तो मैं डर से मर जाऊंगी। नीतू जज है क्या और मैं चोर? मैं कहती हूँ वह औरत जो अपार बुद्धि, शक्ति और सेहत लेकर जीवन भर यहाँ से वहाँ भटकती रही और दूसरों के घर में बेगारी करती रही, आज जीवन के अंतिम काल में एक घर पाकर निहाल हो गई है। वह बेचारी को उस आश्रय से उखाड़ कर फिर से निराश्रय कर दूं, क्या सोच कर दया नहीं आती? किस तरह से इस घर को सजाया है, संवारा है उसने, देख कर दिल भर जाता है। किस तरह मुंह पर कह दूं, इस घर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम निकल जाओ। मैंने कहा, मगर तुम्हारा समाज? माँ बोली, भाड़ में जाए समाज, आज समाज को मानता ही कौन है? मैं फिर बोला, और पाप पूर्ण, धर्म अधर्म? माँ ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, देख बीलू, गई तो थी दौड़कर, मगर उन्हें देखकर लगा पाप पूर्ण धर्म अधर्म का विचार करने वाले हम कौन हैं? जो मालिक है, जो विचार करता है, वही सत्य विचार करेंगे। और तेरे वह बीरू मामा, उनका तो स्वभाव है केवल सेवा जतन के लिए ही नहीं, दिन भर उनके फटकार सुनने के लिए भी किसी का होना तो जरूरी है। बेटों से होगा क्या यह काम? बहुओं से? बहुओं से भी नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। केवल वही कर पाएगा यह सब जिसने उसी पर अपनी जान न्यौछावर की है। अपने आवेग को संयमित कर अचानक चुप हो गई माँ। मैंने कहा, मगर मैंने तो कह दिया उनसे। माँ बोली, क्या कहा? किससे क्या कहा तूने? मैं बोला, वही तुम्हारे बीरू मामा को। मैंने कहा, इस तरह यहाँ अकेले रहने के कारण उनके बेटे बहुत दुखी हैं। 10 लोग उन्हीं की निंदा करते हैं, कहते हैं बूढ़े बाप को छोड़ दिया। तो क्या बोला, क्या जवाब दिया उन्होंने? लज्जित हुए या डांटने लगे? माँ ने बोला। मैंने ठंडी आवाज़ में बोला, लज्जित नहीं हुए, डांटा भी नहीं उन्होंने। ठंडी आवाज़ में बोले, ये मैं नहीं समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है बेटा, मगर सोच कर देखो, मैं यहाँ रहता हूँ तभी तो सुशीला को 2 वक्त का खाना मिल रहा है। मेरे बेटे उसे महीना खर्चा देंगे क्या? मेरी नौकरी नहीं रही, नकद रुपए देने की क्षमता भी नहीं है, इसीलिए यह चक्कर चला कर बैठा हूँ। जीवन भर जो मेरे आश्रय पर जीती रही, उसे अब मेरे पास रुपए नहीं कहकर भगा दूँ, और उसे भी जीवन भर अपना एक घर नहीं बना, यही आक्षेप रह गया। तभी कहता हूँ, कुछ भी तो नहीं मिला उसे। कम से कम मरने से पहले कढ़ाई करछड़ी हिलाकर अगर जीवन सार्थक लगे, दिल को चैन मिले, तो वही सही। बेटों से तो कह दिया मैंने, तुम लोग जी खुलकर मेरी निंदा कर लो। कहना बाबूजी बदमिजाजी हैं, सनकी हैं, बाबूजी जिद्दी हैं, चिड़चिड़े हैं, किसी के साथ मिलकर नहीं रह पाते। नहीं तो और भी जो भी चाहे कह देना लोगों से, मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। क्या माँ को ठीक से सब सुनाई पड़ रहा था? देख रहा हूँ खिड़की से बाहर की ओर मुंह करके बैठी है।
इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है, जहाँ एक औरत ने दूसरी औरत के दर्द को महसूस किया और उसे तहे दिल से स्वीकार भी कर लिया। कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही और कहानियाँ सुनना पसंद करते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।